नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। बाजार में आखिरी घंटे में रिकवरी, सेंसेक्स निफ्टी निचले स्तर से सुधरकर बंद। तेल, गैस, फार्मा इंडेक्स में दबाव। डिफेंस, ऑटो, मेटल, एनर्जी शेयर्स में हल्की बढ़त। वीकली एक्सपायरी पर मंडराया खतरा, सेबी कर रहा है सिर्फ मंथली एक्सपायरी को मंजूरी पर विचार। कैश में वॉल्यूम बढ़ाने के लिए घट सकता है एसटीटीटी। सीएनबीसी टीवी 18 एक्सक्लूसिव। रूस से तेल खरीद के अमेरिकी आरोपों पर भारत का ट्रंप को करारा जवाब। कहा, रूस के साथ व्यापार करने वाले अमेरिका और यूरोपियन यूनियन भारत को ना दे नसीहत। बेबुनियाद आरोप लगाने से पहले खुद के गिरेबान में झांके। ट्रंप की टैरिफ धमकी के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर का अमेरिका को दो टूक जवाब। बोले, नहीं चलेगी कुछ देशों की दादागिरी वाली व्यवस्था। ऐसी दुनिया हो जहां सभी की हो भागीदारी। बिहार एसआईआर और सीआईएसएफ की तैनाती को लेकर संसद में हंगामा। विपक्ष ने एसआईआर को लेकर लोकसभा में किया हंगामा तो राज्यसभा में सीआईएसएफ की तैनाती को लेकर दिखा सियासी उबाल। जेपी नड्डा बोले, विपक्ष सदन नहीं चलने देता, ये नियमों के खिलाफ। एनडीए संसदीय दल की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए पीएम मोदी का हुआ सम्मान। ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव की सफलता का प्रस्ताव पास। प्रधानमंत्री ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कर विपक्ष ने खुद अपने पैर पर मारी कुल्हाड़ी। अब चुनिंदा टोल प्लाजा पर फर्राटे से निकलेगी कार। सरकार मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम पर कर रही है विचार। 3 से 4 महीने में शुरू होगा नया सिस्टम। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने से तबाही। मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका। कई घर और होटल मलबे की चपेट में आए। राहत और बचाव का काम जारी। तो टैरिफ को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हमले पर भारत ने करारा जवाब दिया है। भारत ने साफ कर दिया है कि भारत को निशाना बनाना अनुचित है और तर्कहीन भी है। डिटेल्स लेते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो सर, आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार की तरफ से क्या कुछ जवाब दिया गया है। देखिए, दरअसल सरकार ने जो जवाब दिया है वो ट्रंप के उस बयान का दिया है जहां ट्रंप ने ये कहा कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है और न सिर्फ कच्चा तेल खरीद रहा है बल्कि उसे खुले बाजार में बेचकर भारी मुनाफा भी कमा रहा है। इस वजह से वो भारत के प्रोडक्ट पर काफ़ी ज़्यादा टैरिफ लगाने जा रहे हैं। जैसे ही इसका ऐलान किया उसके तुरंत बाद इस बार क्या हुआ कि भारत शांत नहीं बैठा। भारत ने कुछ घंटे के भीतर ही इसका करारा जवाब दिया और विदेश मंत्रालय ने ट्वीट करके कहा कि यूएस के राष्ट्रपति ट्रंप का ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है और गलत है। रही बात कच्चा तेल खरीदने की, तो उस बयान में कहा गया है कि एक समय था जब रूस यूक्रेन युद्ध के समय यूएस ने खुद कहा था और एक तरह सपोर्ट किया था कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीदे ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े। दूसरी बात कि रूस से सामान खरीदने की बात रही तो वहाँ भी भारत ने जवाब देते हुए कहा कि सिर्फ भारत सामान खरीद रहा है ऐसी बात नहीं है, खुद यूएस सामान खरीदता है रूस से जो न्यूक्लियर के इक्विपमेंट होते हैं वो वहाँ से खरीदता है। यूरेनियम खरीदा जाता है न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, ईयू के लिए पैलेडियम खरीदा जाता है, फर्टिलाइज़र खरीदता है, केमिकल खरीदता है, ये सारा सामान खरीदता है यूएस। तो सिर्फ ये कहना कि भारत रूस से सामान खरीद रहा है ये गलत है। भारत ने उस आरोप को भी बेबुनियाद किया कि रूस के साथ भारत का कारोबार काफ़ी ज़्यादा है। यूरोपियन यूनियन का हवाला देते हुए भारत ने कहा कि 2024 में ईयू और रूस के बीच में 67.5 अरब यूरो का ट्रेड हुआ था, जो कि भारत और रूस के कुल व्यापार से कहीं ज़्यादा है। तो ये भारत को सिर्फ अकेला निशाना बनाना ये बिल्कुल गलत है। हालांकि बयान में ये बात नहीं कही गई है, लेकिन ये भी बात जानना ज़रूरी है कि सिर्फ रूस से तेल खरीदने वाला भारत अकेला नहीं है। दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल अगर कोई देश खरीदता है रूस से तो वह है चीन। चीन के बाद भारत का नंबर आता है। चीन ने रूस से सबसे ज़्यादा क्रूड खरीदा है, वो $62.6 बिलियन का क्रूड खरीदा है, जबकि भारत ने 2024 में सिर्फ $52.7 बिलियन का क्रूड खरीदा था। तो सारे आरोपों को भारत ने यहाँ पे एक सिरे से खारिज कर दिया है। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। साथ ही आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ बढ़ाने की धमकी के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वैश्विक मंच से दो टूक जवाब दिया है। जयशंकर ने कहा कि दुनिया में कुछ देशों की दादागिरी वाली व्यवस्था नहीं चलेगी।
We live in complicated and uncertain times. Our collective desire is to see a fair and representative global order, not one dominated by a few. That quest is often articulated as political or economic rebalance. ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पीएम मोदी की अगुवाई में एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई। इस बैठक में सभी सांसदों ने सेना के शौर्य का सम्मान किया और साथ ही पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को भी सम्मानित किया गया। हर हर महादेव की गूंज। ये तस्वीरें उस यादगार लम्हे की हैं जब ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद एनडीए संसदीय दल की पहली बैठक का आयोजन किया गया। पूरा माहौल उत्साह और असीम ऊर्जा से भरा था। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सेना के अदम्य साहस के लिए पीएम मोदी को माला पहनाकर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। बैठक की शुरुआत में सबसे पहले पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान पीएम मोदी ने दो टूक कहा कि भारत ने आतंकियों को सजा दी लेकिन किसी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचाया। उन्होंने भारत की लगातार बढ़ती सामरिक ताकत का जिक्र किया और कहा कि आज देश ने देख लिया है कि हमने पीओके और पाकिस्तान की जमीन पर आतंक को मिटाया है। ये नया भारत है जो हमला सहता नहीं, जवाब देता है। यानी बैठक में ये संदेश साफ था कि भारत अब किसी भी आतंकवादी हमले पर खामोश नहीं बैठेगा। बैठक में पीएम मोदी ने विपक्ष पर तंज भी कसा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा की मांग कर पछता रहा है। तथ्यों के जरिए सरकार ने विपक्ष के नैरेटिव को ध्वस्त किया। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में संविधान लागू नहीं होने देना चाहती थी, लेकिन हमने अनुच्छेद 370 को हटाकर वहां संविधान का पूरा अधिकार लागू किया। ऑपरेशन सिंदूर का सक्सेसफुल हमारा मिलिट्री एक्शन के बाद फिर ऑपरेशन महादेव का जो सक्सेस है उसको लेकर के एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी ने रेजोल्यूशन पास किया और भारत के सेना को, आर्म फोर्सेस को हमने श्रद्धांजलि दिया, अभिनंदन किया। पीएम मोदी ने 5 अगस्त की ऐतिहासिक तारीख का भी जिक्र किया और कहा कि इसी दिन राम मंदिर का भव्य पूजन हुआ और इसी दिन धारा 370 हटाई गई। उन्होंने कहा ये तारीख भारत की वैचारिक जीत और राष्ट्र शक्ति की प्रतीक बन चुकी है। पीएम मोदी ने बैठक में सभी सांसदों को निर्देश दिए कि वे अपने क्षेत्रों में 3 प्रमुख अभियान चलाएं। पहला, 15 अगस्त से पहले हर घर तिरंगा अभियान को जोश और जनता के साथ मिलकर चलाएं। दूसरा, 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाएं और तीसरा, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाए। बात करते हैं शेयर बाजार की। आखिरी घंटे में बाजार में रिकवरी रही। सेंसेक्स निफ्टी निचले स्तर से सुधरकर बंद हुए। सेंसेक्स 308 पॉइंट गिरा तो वहीं निफ्टी 73 पॉइंट फिसलकर बंद हुआ। मार्केट की पूरी जानकारी बता रही हैं कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनी हुई है टैरिफ ट्रेड वॉर को लेके, तो उस वजह से आज बाजार में एक प्रेशर बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया है। कल ट्रंप की तरफ से लेटर आया था जिसके बाद इंडिया ने रिवर्ट किया और कल की एक भारी तेजी के बाद आज बाजार में हमें गिरावट का सामना करना पड़ा है। आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पे कि बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप, अक्रॉस द बोर्ड हमने देखा था जो प्रेशर है वो बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया है। अब स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करी जाए तो इस टाइम पे अगर निफ्टी के गेनर्स की बात करें तो टाइटन ने अच्छे खासे गेन्स दिखाए। इंडसइंड बैंक यहाँ पे जो एमडी सीईओ है वो उनको नियुक्त कर लिया गया है, जिसके बाद तेजी देखने को मिली है। मारुति सुजुकी 0.25%, एसबीआई लाइफ में भी 0.2% का इजाफा रहा है। लूजिंग पॉकेट की बात कर लेते हैं। अडानी पोर्ट्स, अडानी एंटरप्राइजेस, रिलायंस इंडस्ट्री और इन्फोसिस में आज जो पेन है, यानी कि बिग बॉयज में आज एक पेन दिखाई दिया है। इस टाइम पे मिड कैप की बात करी जाए तो सुंदरम फाइनेंस में अच्छे गेन्स देखने को मिले हैं। सोलार इंडस्ट्री 4%, फैक्ट में करीबन 4.25% और मसगांव में भी करीब 3% का हमें उछाल देखने
देखने को मिला है। लूजिंग पॉकेट में बीएससी यहाँ पे करीबन 5% की कमजोरी, बायोकॉन 3% की, 197 कम्युनिकेशन यानी कि पेटीएम 2.5% का डाउन साइड और कोफोर्ज में भी करीब 2.5% की गिरावट आज के सत्र में हमें देखने को मिली है। चलिए अब आपको एक एक्सक्लूसिव खबर बताते हैं सीएनबीसी टीवी 18 की। बीएसई में आज 3% से ज्यादा की गिरावट रही। दरअसल रेगुलेटर सेबी वीकली ऑप्शन एक्सपायरी घटा सकता है। इस संबंध में वित्त मंत्रालय और सेबी में बातचीत भी चल रही है। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तो हमने पहले भी ये रिपोर्ट किया है सीएनबीसी आवाज़ पर भी कि मार्केट रेगुलेटर सेबी का इंटेंशन रहा है कब से, और वो इस चीज़ पे विचार कर रहा है कि कैसे ऑप्शंस वॉल्यूम को कम किया जाए, स्पेकुलेशन को कम किया जाए और कैश मार्केट वॉल्यूम को बढ़ाया जाए। अब जो नया हुआ है और हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि वित्त मंत्रालय यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री भी इस कोशिश में लग चुका है। हाँ, हमें अपने सूत्र बताते हैं कि वित्त मंत्रालय ने सेबी से डिस्कशन किया है इस पे कि क्या तरीके हो सकते हैं ऑप्शंस वॉल्यूम को कम करने के लिए और स्पेकुलेशन को कम करने के लिए, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री का मानना ये है कि जो एक्सेसिव स्पेकुलेशन है या एक्सेसिव सट्टेबाजी जो है वो प्रोडक्टिव इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है, वो खाली स्पेकुलेशन है, ना हेजिंग पर्पस में वो कंट्रीब्यूट कर रही है, ना इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रही है, और सिर्फ स्पेकुलेशन के लिए इस्तेमाल की जा रही है। वित्त मंत्रालय ने सेबी को के विचार मांगे हैं इस डिस्कशन में कि क्या तरीके हो सकते हैं इस ऑप्शंस वॉल्यूम को कम करने के लिए। हमें अपने सेबी के सूत्र बताते हैं कि सेबी भी कुछ चीज़ों पे विचार कर रहा है जिससे ये ऑप्शंस वॉल्यूम कम हो सके। सबसे बड़ी चीज़ जो सेबी विचार कर रहा है वो ये है कि जो वीकली एक्सपायरी होती है, जो हर हफ्ते जो ऑप्शंस की एक्सपायरी होती है, उससे बंद कर दिया जाए और उसकी जगह पे फोर्टनाइटली यानी कि हर 15 दिन में एक्सपायरी रखी जाए, या अगर उससे भी एक स्टेप आगे का अगर सेबी विचार कर रहा है तो ये है कि मंथली यानी कि महीने में सिर्फ एक एक्सपायरी रखी जाए। दूसरा जो प्रपोजल है जिस पे सेबी विचार कर रहा है वो ये है कि कैश मार्केट का जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है उसे कैसे कम किया जाए। एक और चीज़ सेबी गवर्नमेंट को ये भी प्रपोज कर सकता है कि जो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी कैश मार्केट ट्रांजैक्शंस पे लगता है उसे भी कम किया जाए। इससे होगा ये कि एक इंसेंटिव मिलेगा कैश मार्केट ट्रांजैक्शंस को ऑप्शंस मार्केट ट्रांजैक्शन पे, और इससे ये होगा कि कैश मार्केट वॉल्यूम बढ़ते दिखेंगे एज अगेंस्ट ऑप्शंस वॉल्यूम। हमें अपने सूत्र बताते हैं कि सेबी इस पे विचार करेगा और उसके बोर्ड में विचार करने के बाद एक कंसल्टेशन पेपर आ सकता है जिसका स्टेक होल्डर व्यूज़ लेने के बाद उस पर रेगुलेशंस बनाए जा सकते हैं। इस साल के आखिर तक देश के कुछ चुनिंदा टोल प्लाजा पर आपको रुकना नहीं पड़ेगा। सरकार मल्टी लेन फ्री लो सिस्टम पर काम कर रही है। इस सिस्टम में टोल अपने आप कट जाएगा। डिटेल्स लेते हैं रोहन सिंह से। तो रोहन, बताएं किस तरह से काम करेगा मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम। जी, सरकार एक बैरियर फ्री हाइब्रिड टोलिंग व्यवस्था पे काम कर रही है जिसका नाम है मल्टी लेन फ्री फ्लो। इसमें आपको टोल प्लाजा पर आप क्रॉस जरूर करेंगे लेकिन वहां रुकने की जरूरत नहीं है, आप तेजी से अपनी गाड़ी लेकर टोल प्लाजा को क्रॉस कर सकते हैं। दरअसल ये काम कैसे करेगी, तो दो टेक्नोलॉजी को मिला के बनाई गई है। फास्टैग RFID टेक्नोलॉजी जो ऑलरेडी इंप्लीमेंटेशन जिसका हो चुका है, और दूसरा है ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन। इन दोनों को मिला के बनाई गई है ये टेक्नोलॉजी। दरअसल जो टोल प्लाजा की एंट्री है उसके छत पर बहुत ही हाई रेजोल्यूशन रीडर्स लगाए जाएंगे जो चाहे कितनी भी तेजी से गाड़ी आ रही हो उसको वो रीड कर लेंगे, उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे और उसके आधार पर उसकी टोलिंग होगी। फिलहाल सरकार ने कुछ स्ट्रेचेस को आइडेंटिफाई किया है जहां पे इसका पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसके आधार पे जो स्टडी है उसका जो रिजल्ट होगा उसके आधार पर वो आगे से इंप्लीमेंट करेंगे, जिसमें कि घोरियासी, घरौंदा, नेमिली, बिजवासन, पंचगांव, मनोहरपुरा, शाहजहांपुरा, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे फिलहाल इस पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है और सरकार को उम्मीद है कि इस साल के अंत तक जो है वो इसे इंप्लीमेंट करने की स्थिति में होंगे इन जगहों पे, और उसके आधार पर फिर बाकी देश भर में इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। इसमें जो पेमेंट है वो कैसे होगा, तो पेमेंट आपका अगर आप फास्टैग यूज करते हैं तो फास्टैग से आपका ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा जब आप जो टोल प्लाजा है वो क्रॉस कर लेते हैं उसके बाद। और अगर मान लीजिए आपके पास फास्टैग नहीं है या आपके फास्टैग में काफी बैलेंस नहीं है तो पेमेंट कैसे होगा, तो उसके लिए ई नोटिस की व्यवस्था है। 24 घंटे के अंदर अगर आपके पास बैलेंस नहीं है तो आपको एक नोटिस आएगा। अगर आप फास्टैग यूज नहीं करते हैं, पेमेंट नहीं हुआ है, तो आपको फिर ई नोटिस आएगा जहां पर आपको पेमेंट का लिंक दिया जाएगा। अगर मान लीजिए 15 दिनों तक आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको एक उसका रिमाइंडर दिया जाएगा, एक दूसरा जो है ई नोटिस दिया जाएगा। और उसके बाद भी अगर पेमेंट नहीं होता है, एक समय दी जाएगी, उसके बाद भी अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं
तो फिर आपके लिए समस्या बढ़ सकती है, क्योंकि फिर आपके जो वाहन रिलेटेड सर्विसेज हैं, चाहे वो पीयूसी हो, चाहे री रजिस्ट्रेशन हो, इस तरह की जितनी भी सर्विसेज हैं, उनको तब तक के लिए हॉल्ट किया जा सकता है जब तक कि आप इसका पेमेंट नहीं करते हैं। हालांकि अगर कुछ विवाद है इस तरह का, तो जो NIC है वो एक पोर्टल बनाएगी जिसमें आप तमाम जो विवाद है उसका समाधान कर सकते हैं। फिलहाल सरकार इस व्यवस्था पे काफ़ी तेज़ी से काम कर रही है और अगले कुछ महीनों में इसे इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। जी, शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब खबर उत्तराखंड से, जहां कुदरत का कहर बरपा है। उत्तरकाशी जिले में खीरगंगा नदी में बादल फटने से भारी तबाही मच गई है। अचानक आए सैलाब और मलबे ने धराली गांव को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। नाले उफान पर है और कई लोग इस वक्त फंसे हुए बताए जा रहे हैं। घटनास्थल पर डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम पहुंच गई है। राहत बचाव का काम जारी है। सरकार की तरफ से ये बताया गया है कि प्राथमिकता इसी बात पर दी जा रही है कि लोगों को सुरक्षित निकाला जाए। फिलहाल अगर हालात की बात करें तो ये बेहद गंभीर बने हुए हैं। जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं, कितना भयानक मंजर है ये, जहां अचानक बादल फटने से पूरा गाँव मलबे की चपेट में आ गया। बादल फटने की अभी सूचना आई है और बहुत तेज गति से मलबा आया है पानी के साथ। हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं, साथ में हमारी सेना के लोग, NDRF, SDRF, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ गुजरात में बारिश तो थम गई, लेकिन अहमदाबाद के पास एक ढेडार गांव है जहां पर जलभराव से जनजीवन पूरी तरह से ठप है। 5000 की आबादी वाला ये गांव पिछले 1 महीने से पानी में डूबा हुआ है। यहां स्कूल, मंदिर, दुकानें सब कुछ बंद है। ग्राउंड जीरो से देखिए संवाददाता केतन जोशी की ये रिपोर्ट। इस वक्त मैं अहमदाबाद से सटे ढेडार गांव में मौजूद हूं और आप देखिए कि यहाँ घुटनों तक पानी भरा हुआ है। गांव पूरा का पूरा मान लो रुक गया है और गांव वालों की हालत देखिए कि यहाँ पर गांव का ये मेन एरिया है, लेकिन यहाँ की हालत देखिए तो फिर आगे क्या होगा वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। आइए हम गांव वालों से बात करते हैं कि ये कब से पानी भरा है और क्यों इस तरह का पानी यहाँ जलभराव क्यों होता है। यहाँ 1 महीने से पानी भरा है। यहाँ बावला बाजू की सिटी है, यहाँ से पानी आता है। पूरा पानी उधर से आता है। हमारा पानी गाँव का है वो तो चला जाता है, पर बावड़ा नगर पालिका है, यहाँ से आता है और वो पूरा एरिया भर जाता है। गांव की स्कूल, मंदिर और अभी क्या क्या है स्थिति ऐसे पानी भरा है? तो गांव 1 महीने से को बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं तो कम जाते हैं। यहाँ से ये गांव की आबादी 5000 है। यहाँ आने वाले सब बच्चे उधर से आते हैं। पानी है એટલે बच्चे स्कूल जा नहीं पाते। वो आंगनवाड़ी है, आंगनवाड़ी में भी नहीं बच्चे आ रहे। किसी को बताया? हाँ, बावला हमने जानकारी प्रशासन को, पर प्रशासन वाले बोलते ही कि आएंगे करेंगे। तो अगस्त महीने में जितनी बारिश होनी चाहिए उससे 20% ज्यादा एवरेज बारिश है पूरे गुजरात में, लेकिन इस तरह के गांव के हालात है वो ठीक नहीं है। हम प्रशासन से अपील करते हैं कि यहाँ के हालात जल्द से जल्द बेहतर बनाए। केतन जोशी, अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन करेंगे, जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा है। इस आधुनिक भवन में अलग अलग मंत्रालयों को एक ही छत के नीचे लाया जाएगा, जिससे प्रशासनिक कार्यों में समन्वय और दक्षता बढ़ेगी। गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, MSME और DOPT जैसे प्रमुख मंत्रालय जल्द ही यहाँ शिफ्ट होंगे। उद्घाटन से पहले आवासीय और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने तैयारियों का जायजा लिया और इसे देश के प्रशासनिक ढांचे के लिए एक बड़ा कदम बताया। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जो एरिया है, उस सेंट्रल सेक्रेटेरिएट को कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट को बनाया जाए और कल्पना की गई कि 10 नए भवन बनाए जाएं, नंबर 1 to 10, तो उसी प्रकार से उनका नाम रखे गए थे। आज आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि जैसे राजपथ को प्रधानमंत्री जी ने कर्तव्य पथ का नाम दिया, उसी प्रकार से इन भवनों का नाम कर्तव्य भवन रहेगा। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं कर्तव्य भवन 3 और दिखाते हैं किस तरह से इस हाईटेक बिल्डिंग में बिल्डिंग मैनेजमेंट और CCTV सर्विलांस की व्यवस्था की गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन करने जा रहे हैं और इस वक्त हम उसी कर्तव्य भवन 3 के अंदर हैं और सबसे पहले जहां मैं आपको लेकर आई हूं ये बिल्डिंग कमांड सेंटर है। कहा जाए कि पूरी बिल्डिंग की नब्ज यही है क्योंकि यहीं से ही पूरा फायर कंट्रोल और उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से कंज्यूम की जा रही है, लिफ्ट और एस्केलेटर काम कर रहे हैं या नहीं, इंडोर एयर क्वालिटी किस तरह की है, एनर्जी मीटर क्या है, लिफ्ट में किस तरह की व्यवस्था है। तो पूरा जो बिल्डिंग का मैनेजमेंट है वो यहीं से ही देख रेख किया जाएगा। अब मैं आपको लेकर चलती हूं उस जगह जहां से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाएगी इस कर्तव्य भवन 3 के अंदर और बाहर। चलिए, कर्तव्य भवन 3 में इस वक्त हम मौजूद हैं, वही भवन जिसका कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। आखिर क्या कुछ खास है इसमें, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले वो जगह मैं आपको लेकर आई हूं जहां से इस पूरी बिल्डिंग में चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाएगी। 24/7 यहां पर लाइव मॉनिटरिंग होगी। 700 कैमरे चप्पे चप्पे पर लगे हैं जो यहां पर कोई भी व्यक्ति आएगा उसकी आवाजाही पर पूरी नजर रखी जाएगी। इस वक्त आप देख रहे हैं जो सामने स्क्रीन है, ये मॉनिटर किया जा रहा है जो मेन गेट है, एंट्री है, जो लॉबी है, और ना सिर्फ इतना बल्कि बाहर का जो रास्ता है जहां पे कर्तव्य पथ है, ऊपर साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक का आपको तस्वीर दिखाई दे रहेगी, वहां पर भी किस तरह की मूवमेंट है इस पर भी यहीं से ही नजर रखी जाएगी। क्योंकि कर्तव्य भवन 3 की बात करें तो ये काफी हाईटेक बिल्डिंग है और सभी बड़े मंत्रालय यहां पर कुछ ही दिनों में शिफ्ट हो जाएंगे। अगर मंत्रालयों की बात करें तो गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, डीओपीटी, एमएसएमई और दूसरे जो मंत्रालय हैं जल्द ही यहां पर शिफ्ट होते हुए नजर आएंगे। और आप देख सकते हैं यहां पर सीआईएसएफ ने मोर्चा संभाल लिया है, लगातार यहां पर जो है मॉनिटरिंग की जा रही है। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे और उससे पहले ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपने सीएनबीसी आवाज पर देखी। दीपाली नंदा, दिल्ली। तो चलिए, इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, सीएनबीसी आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।